कोशिका के परिचय के बाद हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हम आज पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इनके जो अंतर है वो हमें दोनों जो कोशिकाएं हैं उनके अध्ययन के बाद में हम उनका अंतर देखें। प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं है, प्रारंभिक प्रकार का एंशिएंट टाइप का केंद्रक है जिसमें कोई केंद्रक झिल्ली नहीं। तो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर कोई झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी नहीं होते हैं और ना ही कोई सुस्पष्ट केंद्रक मिलता है। ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनकी हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर हमें जो उदाहरण था हमारा जीवाणु कोशिका का, उसका एक डायग्राम से हम आज का ये मैं इसे समझा रहा हूँ। जीवाणु कोशिका है, उसके हम दो भागों में उसे बांट सकते हैं। एक तो जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है इस प्लाज्मा झिल्ली जो है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा झिल्ली दोनों मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म से बाहर की ओर मतलब प्लाज्मा झिल्ली है उससे बाहर की ओर क्या क्या है उसे आउटर कवरिंग ऑफ सेल कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ेंगे, साइटोप्लाज्म पड़ेंगे, राइबोसोम्स आएंगे, न्यूक्लियोइड या जो केंद्रक जैसा भी है वो और प्लाज्मिड है। इसी प्रकार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल में स्लाइम लेयर और सेल वॉल। तो सेल वॉल है इसीलिए हम इसको प्लांट्स के अंदर अध्ययन किया जाता है इसका। अब ये हमने जीवाणु कोशिका की एक सामान्य संरचना बनाई है। जीवाणु कोशिका है, इसके अंदर हम देखें तो बाहर की तरफ सबसे बाहर की जो मोटी परत बनाई है ये सेल वॉल की बनाई। इस सेल वॉल के बाहर ऐसे चारों तरफ एक तरली पदार्थ है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं, जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। अब ये सबसे बाहर की तरफ की परत है एक तरह से। तो स्लाइम लेयर है वो किससे बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब ये सबसे बाहर है क्या काम करती है, सुरक्षा काम करेगी, सीधी सी बात है। तो जब कोई जीवाणु है उसकी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि वो अपने बचाव के लिए ये स्लाइम लेयर है वो मोटी हो जाती है, बचाव जिससे उसका बचाव हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जीवाणु है वो हर संभव कंडीशन में, जैसे ठंडे में और गर्म दोनों जो स्थितियां हैं उनमें वो जीवित रह सके। तो जब ये मोटी हो जाती है तो इसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल जब ये परत ये मोटी हो जाती है तो ये ऐसे चारों तरफ से ऐसे घेर, तो इसके कारण जीवाणु की जो कोशिका है उस बिल्कुल सुरक्षित रहती है, क्योंकि जीवाणु है ये कोशिका, ये पूरा एक जीवाणु है तो ये पूरा जीवाणु इसके कारण बच जाता है। तो ये कैप्सूल का रूप ले लेती है। अब इसका काम क्या है, संरक्षणात्मक मतलब सुरक्षा का काम करती है। इसके साथ साथ जो जीवाणु के जो उत्सर्जित पदार्थ है उनका संग्रह भी यहाँ होता रहता है और जीवाणु को सुरक्षा मिलती रहती है उससे। दूसरा जो भाग आता है ना जो आउटर कवरिंग के अंदर वो है सेल वॉल। अब इसे स्लाइम लेयर के अंदर की तरफ ये जो मोटी वाली लेयर दिखाई दे रही है वो है सेल वॉल। कोशिका भित्ति दृढ़ होती है तथा 100 से 150 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अब ये किससे बनती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फास्फोरस और अन्य कई इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिससे ये दृढ़ हो जाती है। अब इसकी मेन जो दृढ़ता का कारण है वो है इसके अंदर म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है और उस म्यूकोपेप्टाइड के कारण ही ये दृढ़ होता है। अब म्यूकोपेप्टाइड क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड है वो N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन और N-एसिटाइल म्यूरानिक का
से मिलकर बनते हैं। और इस म्यूकोपेप्टाइड में ये जो दोनों अवयव है इनके मध्य में पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं और पेप्टाइड बंध इनके मध्य में पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक चैन रूप की संरचना बना लेते हैं जालों की, जिससे क्रॉस बाइंडिंग है वो भी हो जाती है। उसके कारण से ये जो सेल वाल है वो दृढ़ हो जाता है। तो इसलिए म्यूको जो पेप्टाइड है, म्यूकोपेप्टाइड, उसके कारण इसमें दृढ़ता पाई। अब इस सेल वाल के आधार पर ही ग्राम ने जब इनको स्टेनिंग किया था तो उसके अंदर जब उस क्रिश्चियन ग्राम का जो स्टेनिंग था उससे जो स्टेन हो गए थे उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा था और जो स्टेन नहीं हुए थे उनको नेगेटिव कहा था। तो जो ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु है उनकी जो सेल वाल है उसमें देखें तो उसके अंदर लिपिड है वो कम मिलता है, जबकि टेकोइक अम्ल है वो पाया जाता है। इसके साथ एरोमेटिक एमिनो अम्ल नहीं होते हैं ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव के अंदर देखें तो इनकी तुलना में लिपिड अधिक होता है, 14 से 15% के लगभग होता है, और टेकोइक अम्ल है वो नहीं पाया जाता है तथा एरोमेटिक अम्ल है वो उपस्थित होते हैं। तो सेल वाल है वो एक दृढ़ संरचना, दृढ़ कवरिंग बनाती है। तो ये जो सेल वाल है इसका काम क्या हुआ कि ये कोशिका को एक ऐसा आकार देती है, तो आकार प्रदान करती है। आकार है वो निश्चित है वो बनाए रखते हैं। तो निश्चित आकार बनाए रखने का काम ये करती है। अब इस सेल वाल के अंदर आइए, तो अंदर का जो भाग है वो है ये वाला प्रोटोप्लाज्म। इस सेल वाल के नीचे का पूरा भाग ये प्रोटोप्लाज्म है। तो हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म में हमारा जो ऊपर की तरफ है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला है सेल मेम्ब्रेन। ये हमने पहले भी पढ़ा है छोटी क्लासों में कि ये कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है और दोनों बाइलेयर में होती है। तो हम कहते थे कि लाइपोप्रोटीन युक्त है, जैसे यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वैसे ही लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जैसे रॉबर्टसन जो यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल था उसका ये पूर्ण रूप से पालन करती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इसके अंदर एंजाइम भी उपस्थित है। अब इसका काम क्या होता है, तो सामान्यतः सेल मेम्ब्रेन का काम वही होता है जो यूकेरियोटिक कोशिका ऑस्मोटिक बैरियर परासरण नियमन का काम करती है। इसके साथ साथ श्वसन स्थल का काम है, तो ये श्वसन स्थल का काम करती है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखें, अंदर वाले जो मेम्ब्रेन है उसमें देखें तो उसके अंदर एक संरचना है वो अंदर की तरफ ऐसे निकली हुई दिखाई देती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। तो मीजोसोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ वलित होकर उनका निर्माण करती है। ये मीजोसोम श्वसन के स्थल होते हैं। सबसे पहले इनको फीट जेम्स ने 1960 के अंदर इनको देखा था। और इनका काम क्या होगा, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे सीधी है और ये कोइड संरचना में अंतर्वलन है, तो ये क्या करती है कि इसकी जो सतह है उसमें वृद्धि कर देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह बढ़ जाती है, ऐसे सतह बढ़ती तो परिवहन की जो सतह है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो जो ट्रांसपोर्ट का काम होगा, जो भी अंदर या बाहर किसी पदार्थों का परिवहन होगा उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी, तो परिवहन सतह में वृद्धि हो जाती है। दूसरा जो काम होता है कि कंजुगेशन जो संयुग्मन होता है उसके समय दूसरे जो जीवाणु है वहाँ से डीएनए का जो प्रवेश है वो इस मीजोसोम के द्वारा ही होता है। तीसरा काम, इसका जो मेन काम है वो श्वसन का है। तो जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका में जैसे श्वसन का कार्य है वो इसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसा ही इसके अंदर मीजोसोम्स होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
इसके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बाहर झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि यहाँ ऐसा प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिविटी है। अगला जो प्रोटोप्लाज्म का भाग आता है वो है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कोलोइडी प्रकृति का होता है। इसके अंदर वो ही तत्व मिलते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। हम यूकेरियोटिक कोशिका में देखेंगे तो उसके अंदर जब हम हर ऑर्गेनेल्स की जब अलग अलग स्टडी करेंगे तो उसके अंदर अध्ययन करेंगे कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं। तो इसके अंदर देखिए तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है आदि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। अब आता है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। ये इनके साधन के हिसाब से एक जो है गुणांक दिया गया है S सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से। तो 70S प्रकार के इनमें राइबोसोम मिलते हैं, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हम देखेंगे उनके अंदर 80S प्रकार के मिलते हैं। और ये दो उप इकाइयों से बनते हैं, एक 50S और एक 30S। ये बड़ी उप इकाई होती है, इसके अंदर 23S और 5S इकाइयाँ होती हैं और ये 34 प्रोटीन से बनता है। इसी तरह 30S प्रकार का जो है एक उप इकाई वो 16S इकाई से बनती है और 21 प्रकार के इसमें प्रोटीन होते हैं। तो राइबोसोम का काम वही है जो अन्य कोशिकाओं में हमें मिलेगा और उसका मेन काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला आता है न्यूक्लियोटाइड। अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें झिल्ली युक्त किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। डीएनए है वो केंद्र झिल्ली से आबद्ध नहीं होता, मतलब ढका हुआ डीएनए झिल्ली से ढका हुआ डीएनए नहीं मिलता है, तो इस प्रकार को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसके अंदर चूंकि एक ही गुणसूत्र है तो हम कह सकते हैं कि ये ही गुणसूत्र ये डीएनए है। तो डीएनए है वो कैसा मिलता है? सर्कुलर मिलेगा। तो जो एक ही गुणसूत्र है वही डीएनए, तो वही सर्कुलर होता है, सर्कुलर है और द्विकुंडलित है। वही दो प्रकार के कुंडल इसके अंदर मिलता है। और उस द्विकुंडलन के अंदर जो नाइट्रोजनिक क्षार हम आगे देखेंगे तो एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन ये तो पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेथिलेटेड कुछ बेस और मिलते हैं इसके अंदर। आगे आते हैं प्लाज्मा। अब इस न्यूक्लियस जो गुणसूत्र में जो ये डीएनए पाया जाता है गुणसूत्र के अंदर, उस डीएनए के अतिरिक्त और डीएनए भी होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसे जेकब और रोमन ने इसे एपिसोम कहा। तो ये जो न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड ये सब क्या करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ में और जनन के समय या जो कंजुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, उस समय इनका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होता है। अगला है ये भाग तो हमने इसके सामान्य जो दिखाई दे रहे थे। अब ये यहाँ से ब्लेफेरोप्लास्ट नामक के बिंदु से एक लंबा धागेनुमा एक संरचना होती है जिसे फ्लैजेलम कहते हैं। ये फ्लैजेलम जो मूवमेंट करते हैं, जीव मूवमेंट करने वाले जो जीवाणु हैं उसके अंदर मूवमेंट में सहायता करता है। तो ये जो फ्लैजेलम या कशालिका है ये प्रोटीन से बनी हुई होती है और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन। जबकि जो यूकेरियोटिक में भी आएगा वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई जो कशालिका आएगी। और इसके अलावा इनकी संरचना में उनकी और इनकी संरचना में भी अंतर मिलेगा आपने को। इनमें 9+2 संरचना नहीं मिलेगी, जबकि उनके अंदर 9+2 संरचना हम देखेंगे। इसके साथ साथ में बाहर की तरफ छोटे छोटे रोमनुमा संरचना पिलाई या फिब्राई और मिलती है जो सामान्यतः ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु हैं उनकी सतह के ऊपर बाहर की तरफ निकली रहती है। और इनका जो निर्माण है वो पाइलिन प्रोटीन से बना होता है और ये भी कंजुगेशन के समय ही दो कोशिकाओं को परस्पर जोड़ने का काम है
तो हमारा ये था प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम एक सामान्य जीवाणु कोशिका का परिचय। अब इसके आगे हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखेंगे।